हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज जो है मैराथन क्लास है हिंदी उपन्यास पे। यूनिट 6 में टोटल 13 उपन्यास लगे हुए हैं। इन 13 उपन्यास को जो मैंने आज की क्लास में टारगेट किया है। 13 उपन्यास से जो है मैंने 100 प्रश्नों को लिया है, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग धैर्यपूर्वक क्लास में बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। अगर दृष्टि की बुक है आपके पास तो सभी उपन्यास को रिवाइज एक बार ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या बाद में, लेकिन रिवाइज ज़रूर करिएगा आप लोग। जितना रिवीजन आप सभी करेंगे अपने टॉपिक को, उतना ही आपकी तैयारी मजबूत बनेगी। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सभी प्रश्न जो है मैंने खुद बनाया है, 3 से 4 घंटे लगे हैं प्रश्नों को बनाने में। और आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी यूनिट से जो है मैं मैराथन क्लास लूँगी, है ना। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, तमस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक दंगों पर आधारित है। कथन 2 है, यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी है और दूसरे खंड में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब बताइए दोनों कथन सही है या गलत है, या एक सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है ये पहला गलत है। राइट आंसर क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न ये। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा दोनों कथनों को। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तमस उपन्यास के पात्र मेहता जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए है, मेहता जी जिला कांग्रेस के सदस्य हैं। ऑप्शन बी है, वे दिखने में जवाहरलाल नेहरू जैसे दिखते हैं। ऑप्शन सी है, कुल मिलाकर ये 16 वर्ष जेल काटकर आए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी है, इन पर आरोप लगाया जा रहा था कि सेठ है ना, सेठी नहीं होगा, सेठ ठेके वाले के पास से उन्हें 50,000 बीघे जमीन मिलने वाले थे। ऑप्शन ई है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तमस उपन्यास के पात्र हैं मेहता जी, इनके संबंध में जो है ये कथन सारे दिए गए हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा बताइए आप सभी, राइट आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए इसको 1 लाइनर करके भी पूछा जा सकता है, जैसा कि मैं आप लोगों को हर क्लास में बताती हूँ। ठीक है ना, पूछा जा सकता है कि तमस उपन्यास के किस पात्र पे जो है आरोप लगाया गया था कि 50,000 बीघे ज़मीन मिलने वाली है। ठीक है, तो मेहता जी हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। तमस उपन्यास में कौन सा पात्र कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है? देशराज, अजीत सिंह, बख्श जी, जनरल सिंह। सभी पात्र जो है तमस उपन्यास से हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा पात्र कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्श जी। ठीक है, ये जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होते हैं, ये सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके होठों के आसपास खेलती रहती है। उपयुक्त कथन तमस उपन्यास से किस पात्र का है? रिचर्ड्स का, लीजा का, बख्श जी या जरनैल? यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रिचर्ड्स के कथन बताइए। ठीक है, ये जो तमस उपन्यास का पात्र है रिचर्ड्स, ठीक है, इसके बारे में जो है सारे कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन सा कथन जो है रिचर्ड्स के हैं ये हमें बताना है, जानना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है, उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन देखेंगे, हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सूअर के मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं जबकि मुसलमान लोग हलाल के मांस खाते हैं। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा। डी ऑप्शन है, ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं, कितना रस लेकर पत्थरों और खंडरों के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानते हुए भी इतना चहकेगी नहीं, इतनी डींग नहीं मारेगी। ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखेंगे, ई ऑप्शन, गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा है कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब नहीं दो। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण कथन है सारे, एक जगह सभी कथनों को मैंने यहाँ पे ले लिया है जो महत्वपूर्ण मुझे लगा। ठीक है ना। तो बताएंगे इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, कौन कौन सा कथन जो है रिचर्ड्स का है। राइट आंसर हो जाएगा A, B, C। पढ़ के भी अगर आपने तमस उपन्यास पढ़ा है तो आपको पता चली गया होगा कि इसमें कथन जो है रिचर्ड्स के कौन कौन से हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं डी ऑप्शन, ये कथन किसका है, तो ये लीजा का कथन है। ठीक है, लीजा का कथन है। और ई ऑप्शन, ये किसका कथन है, एक मिनट रुक जाइए, ये कथन देखते हैं। गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब नहीं दो। ये हो जाएगा शंकरलाल का। ठीक है, ये कथन है शंकरलाल। ठीक है, तो लीजा का कथन भी आप लोग ध्यान रखेंगे और लास्ट का ई ऑप्शन का जो है शंकरलाल का, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी तीनों जो है रिचर्ड्स के कथन है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा A, B, C, केवल A, B, C। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास का पात्र हरनाम सिंह के संबंध में सत्य कथन बताइए। हरनाम सिंह के संबंध में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए देखेंगे, हरनाम सिंह के पिता का नाम सरदार गुरुदयाल है। बी ऑप्शन है, इनके गांव का नाम ढोक इलाही बख्श है। ठीक है, गांव का नाम ध्यान रखेंगे आप लोग। हरनाम सिंह मोस्ट इम्पोर्टेंट पात्र है, बख्श जी बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनसे मैंने कथन भी लिया है और उनसे प्रश्नों को भी मैंने लिया है। ठीक है, तो देखेंगे हरनाम सिंह के गांव का क्या नाम था, ढोक इलाही बख्श। ठीक है, हरनाम सिंह के तहसील का नाम क्या था, नूरपुर नाम था, नूरपुर, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोनों ऑप्शन। ई ऑप्शन देखेंगे, हरनाम सिंह की बेटी का नाम जसवीर कौर और बेटे का नाम इकबाल सिंह। ठीक है, ई ऑप्शन है उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा बताइए। उपन्यास से आपको सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे आज की क्लास में, तो धैर्य बना के रखे रहिएगा आप लोग। ठीक है, ये नहीं कि 3-4 प्रश्न आप सॉल्व किया और बाकी छोड़ दिए तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की गलती होगी ना अगर प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे कथन दिए गए हैं, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1927। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकाशन वर्ष, आप लोग ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से जो है 100% प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे आप लोग। चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष है 1934। ठीक है, 1934। सन्यासी 1941। न आने वाला कल 1968।
ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी है जो है राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैला आंचल आएगा। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है 1954। पानी के प्राचीर 1961। लोक ऋण 1977। जंगल जहाँ शुरू होता है 2000। ठीक है, 2000, ठीक है ना। तो हमारा जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जंगल जहाँ शुरू होता है संजय का ही जो है ये उपन्यास है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2000 इस उपन्यास पे 2001 में जो है इंदु वर्मा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान लंदन में दिया गया था संजय को। ठीक है, जो उपन्यासकार महत्वपूर्ण उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र का, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का, अंतराल मोहन राकेश का, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का। राइट आंसर हो जाएगा 4 5 1 3। 4 5 1 3 ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? बहुत आसान प्रश्न है, जो पुराने बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। आधा गांव। ठीक है, आधा गांव का प्रकाशन वर्ष है 1966। राही मासूम रजा का उपन्यास है आधा गांव। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न से आप लोग सतर्क रहा करिए। ठीक है, यहाँ से 100% प्रश्न आता ही आता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है? आखिरी कलाम। ठीक है, आखिरी कलाम नहीं है। ठीक है, ये जो है धार्मिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव पर आधारित उपन्यास है आखिरी कलाम। ठीक है, बाकी आधा गांव, सूखा बरगद, झूठा सच, ये सभी उपन्यास जो है विभाजन की समस्या पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? आप सभी के आपके सिलेबस में जो यूनिट 6 है हिंदी उपन्यास, जितने भी उपन्यासकार हैं उनके उपन्यास जो लगे हुए हैं उनको तो आपको डिटेल में पढ़ना ही है पूरा, लेकिन उनके अदर उपन्यास जो हैं वो आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से। ठीक है, वैसे मैंने लिया है सभी उपन्यासकार के सभी उपन्यासों से प्रश्न मैंने लिया है। ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से एक बार रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, अलग से नाम लिख लीजिए कौन कौन से उपन्यासकार लगे हुए हैं, और उनके आप लोग एक बार बुक खोलिए और सभी उपन्यास को रिवाइज़ कर लीजिए विद प्रकाशन वर्ष के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। यशपाल, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच। ठीक है, ये हमारा क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं, 1941 दादा कामरेड, देशद्रोही हो गए हैं 46 दिव्या। कैसे होगा? देशद्रोही 46 में है, दिव्या 45 में है। एक मिनट रुक जाइए। चलिए देखते हैं।
दादा कामरेड 1941 है। देशद्रोही 46 में ही है ना। इसको दो देश, पहले दिव्या होना चाहिए फिर देशद्रोही होना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं प्रकाशन वर्ष बता दे रही हूँ, आप लोग अपनी तरफ से यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। दिव्या 1945, झूठा सच 1958, ठीक है। और उसका जो दूसरा है झूठा सच का दूसरा भाग जो है 1960 में, ठीक है ना। आप लोग जानते रहिए, इसमें है नहीं लेकिन मैं अलग से बताया, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्रम है, क्रम यही होगा, राइट आंसर यही है ऑप्शन ए। लेकिन एक बार देशद्रोही का प्रकाशन वर्ष आप लोग देख लेंगे, मुझे तो 46 ही याद है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र कौन है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र कौन है? तो शशि और सरस्वती राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका, नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? निर्गुणिया, ठीक है, निर्गुणिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। महिला उपन्यासकार से मैंने प्रश्न लिया है, ठीक है, और ये PYQ में भी आया है, बहुत बार आया है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं वहीं से प्रश्न ले लेती हूँ। तो ये जो है PYQ का प्रश्न है, ठीक है। लिखने से बढ़िया प्रश्न तो वही बनाना था मुझे, तो मैंने वहाँ से उठा लिया। लेकिन प्रकाशन वर्ष भी मैं आप सभी को बताऊँगी, और किसका कौन सा उपन्यास है ये भी मैं आपको सभी को बताऊँगी, ठीक है, ये ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले आएगा यहाँ पे रुकेगी नहीं राधिका, ठीक है, रुकेगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1967। आपका बंटी मन्नू भंडारी, ये आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, 1971, ठीक है। और इनका एक और उपन्यास है महाभोज, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1979, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सूरजमुखी अंधेरे में है, ठीक है, सूरजमुखी अंधेरे में कृष्णा सोबती का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972। चितकोबरा मृदुला गर्ग का उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1979, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे। रुकोगी नहीं राधिका 1967, आपका बंटी 1971, सूरजमुखी अंधेरे में है 1972, चितकोबरा 1979, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आएगा, ज़रूरी नहीं सेम टू सेम ऐसे ही आए, लेकिन इधर उधर करके आएगा ज़रूर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। गोबर जो है गोदान उपन्यास का पात्र हो जाएगा भुवन नदी के द्वीप। महामाया बाढ़ की आत्मकथा और कुमारगिरी चित्रलेखा, ठीक है। तो 4, 1, 2, 5 ऑप्शन ए, 4, 1, 2, 5 राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए। अगला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का अनुक्रम बताइए, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का अनुक्रम बताना है। सबसे पहले इनका कौन सा उपन्यास आएगा? राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बाढ़ की आत्मकथा, आप सभी के सिलेबस में भी लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाढ़ की आत्मकथा 1946। तो रट गया होगा आप लोगों को प्रकाशन वर्ष इसका, है ना। चारुचंद्रलेख 63 1963, पुनर्नवा 73 1973, अनामदास का पोथा
76। ठीक है, तो 46, 63, 73, 76 ये 4 नाम याद रखिएगा, ये प्रकाशन वर्ष के हिसाब से मिलाने के लिए ज़रूर आता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और बाणभट्ट की आत्मकथा एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। सबसे पहले कौन सा उपन्यास आएगा? लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882। निसहाय हिंदू आएगा उसके बाद। ठीक है, 1890। उसके बाद ठेठ हिंदी का ठाठ होगा। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1899, 1899। और देहाती दुनिया 1926। ठीक है, तो स्टार्टिंग के ये सभी उपन्यास हैं, इनको आप लोग रिवाइज एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, शुरू के उपन्यास। ठीक है, और कौन ऐतिहासिक उपन्यास है, कौन सामाजिक उपन्यास है, कौन राजनीतिक उपन्यास है, ये इसका भी एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे, पता नहीं चलता है ना, प्रश्न आ सकता है यहाँ से भी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। घबराएंगे नहीं आप लोग। ठीक है, अभी मैसेज आ रहा था, पारुल स्टूडेंट हैं, मैसेज करती हैं मेरे पास, तो उनसे मैं यही कहूँगी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, टेंशन लेने से जो है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई जो है, जितना भी आप लोग पढ़ें भूल जाएगा। और ऑफलाइन पेपर है, तो मुझे लगता है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन पेपर मैं अपनी विचार जो है बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन पेपर सही है। उसमें टाइमिंग जो है आपका बच सकता है। पैसेज के जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें जो है कंप्यूटर में इधर उधर करने में वो टाइम वेस्ट होता है, खींच के इधर ले जाओ, खींच के उधर ले जाओ, तो ऑफलाइन ठीक है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है ना, तो चलिए राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, गबन। जलपा, ठीक है, दोनों एक ही उपन्यास के पात्र हैं। नदी के द्वीप, ओहो एक मिनट रुकिए, मैंने गलत बोला ना, दोनों एक ही उपन्यास के पात्र। गबन उपन्यास के पात्र जलपा है, और नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र है भुवन। मैला आंचल के हो जाएंगे डॉक्टर प्रशांत, और बाणभट्ट की आत्मकथा के निपुणिका। ठीक है, तो 3 4 2 5 राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 2 5 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले आएगा झूठा सच, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958। फिर आएगा आधा गांव 1966, तमस 1973, सूखा बरगद 1986। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं, उसको याद भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किनके जीवन का चित्रण किया गया है? तो बहुत आसान प्रश्न है, तुलसीदास का। आगे देखिए अगला प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, यह उपन्यास 4 जून सन 1971 ईस्वी तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना प्रारंभ करके 31 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया गया। कथन 2 है, भगवत प्रसाद पांडे मेरे लिपिक का काम किए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों कथन गलत है, दोनों सही है, या एक सही है 2 गलत है, 2 सही है किंतु 1 गलत है। राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है। ठीक है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यास, ठीक है, सभी आंचलिक उपन्यास हैं, उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रत्नाथ की चाची किसका उपन्यास है? नागार्जुन का है। परति परिकथा ये उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का है। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 2 4 1 3 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3 राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में, डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए, या सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। कृष्णा सोबती, समय सरगम, श्रीलाल शुक्ल, टोपी शुक्ला, राही मासूम रजा। एक मिनट, गलत हुआ यहाँ पे। कृष्णा सोबती का हो जाएगा समय सरगम। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल का हो जाएगा विश्रामपुर का संत, राही मासूम रजा टोपी शुक्ला, और कमलेश्वर का हो जाएगा कितने पाकिस्तान, है ना। राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 सही जवाब है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन 1 3 4 2 1। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तब तक आप लोग देखिए, राइट आंसर अभी बताती हूँ। चलिए देखते हैं। रुकोगी नहीं राधिका, इसका प्रकाशन वर्ष है 1967। पहले भी मैंने बताया। आपका बंटी 71, चाक जो है 97। ठीक है, 2 ऑप्शन इसमें अलग हैं। ठीक है, आवा 1999। ये हमारा जो है क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? पहले आएगा झूठा सच। ठीक है, उसके बाद आएगा आधा गांव, धरती धन्य अपना, और धार। ठीक है, ये क्रम है। झूठा सच 1958, आधा गांव 1966, धरती धन्य अपना 1972। ठीक है, और धार का मुझे प्रकाशन वर्ष अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन क्रम यही है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? भाग्यवती नहीं है। ठीक है, भाग्यवती जो उपन्यास है ये देवकी नंदन खत्री का नहीं है।
आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। चतुर्सेन शास्त्री के जो उपन्यास है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इनके उपन्यास का प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। ये जो है क्रम है, ठीक है। क्रम से याद करेंगे, हृदय की परख से जो है हृदय की प्यास बुझ गई, फिर अमर अभिलाषा मिली, फिर हमने आत्मदाह किया, ठीक है। ऐसे क्रम में दिमाग में बिठा लीजिएगा किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से। आगे चलिए, आगे देखते हैं। उपन्यासों का उनके पात्रों के साथ सुमेलन कीजिए या सुमेलित कीजिए। उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। रंगभूमि, रंगभूमि उपन्यास की पात्र है सोफिया, और झूठा सच उपन्यास की पात्र है तारा, त्यागपत्र के पात्र है मृणाल, अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश का उपन्यास है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 4 1 2, 5 4 1 2, 5 4 1 2, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्र के साथ सुमेलित कीजिए। पुरुष पात्र, ठीक है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्र के साथ सुमेलित कीजिए। देवी दीन जो पुरुष पात्र है वो गबन उपन्यास के हैं। कीर्ति वर्मा नीला चांद उपन्यास के हैं। ओंकारनाथ गोदान उपन्यास के हैं, और कुंदन हो जाएगा किस्सा गुलाम, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 1 5 2, 4 1 5 2 राइट आंसर है, ठीक है। मिला लेंगे, मिलान कर लेंगे आप लोग भी, ठीक है, और याद रखेंगे कौन सा पुरुष पात्र किस उपन्यास का है। राइट आंसर 4 1 5 2। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा के मुख्य पात्र कौन कौन हैं इनमें से। बाणभट्ट आत्मकथा के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, निपुणिका, सुचरिता, सुचरिता, ठीक है। तो ACE, केवल ACE राइट आंसर होगा। एक मिनट, सुचरिता नहीं है, बाणभट्ट होंगे, निपुणिका और भट्टिनी, ठीक है। ACD राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। सभी बाणभट्ट के आत्मकथा के ही पात्र हैं, लेकिन मुख्य पात्र पूछा जा रहा है, तो मुख्य पात्र में 3 आते हैं, बाणभट्ट, निपुणिका और भट्टिनी, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन ये है, यह उपन्यास राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के जीवन पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन है, यह उपन्यास 22 उच्छ्वासों में विभक्त है। सी ऑप्शन है, इस उपन्यास में नारी चेतना का भी सुंदर आख्यान है और उदात्त प्रेम का वर्णन हुआ है। ऑप्शन डी है, इसमें हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म के टकराहट को भी उपन्यास का हिस्सा बनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है 100%। ए ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, सी भी सही है, बी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें 20 उच्छ्वास नहीं है, 22 उच्छ्वास नहीं है, 20 उच्छ्वास हैं, ठीक है। 20 उच्छ्वासों में विभक्त है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का पात्र बाणभट्ट का वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम क्या था?
दक्ष भट्ट, आर्यभट्ट, महेश भट्ट या बाणभट्ट? दक्ष भट्ट, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज़ है। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कह सकते हैं उनका प्यार ओछा है। यह उपन्यास जो है, यह कथन जो है किस उपन्यास से है? यह कथन किस उपन्यास से है? राइट आंसर हो जाएगा शेखर एक जीवनी उपन्यास से, ठीक है। और कौन कहता है? शेखर कहता है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, करोड़ों वर्षों से मानव की एक ही चेष्टा रही है कि या तो सुख पाले या उसकी कामना को खो दे, और इन दोनों में ही वह असफल रहा है। उपयुक्त संवाद किस उपन्यास से है? उपयुक्त संवाद किस उपन्यास से है? तो ये कथन भी शेखर एक जीवनी से है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी, उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। उपयुक्त कथन गोदान उपन्यास से किस पात्र का है? गोदान उपन्यास से यह कथन जो है मेहता साहब का है। मेहता साहब का कथन बहुत आता है, और मिसेस खन्ना का, और दाता दीन और माता दीन, ठीक है। दाता दीन का लड़का होता है माता दीन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती, रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। उपयुक्त कथन गोदान उपन्यास से किस पात्र का है? बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, ठीक है, माता दीन। यह कथन जो है माता दीन का है। कुछ नए कथनों को मैंने लिया है गोदान उपन्यास से, ठीक है। जो बार बार आता है वो आप लोग PYQ सॉल्व किए होंगे तो अच्छे से उसको आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का पात्र गोबर के व्यक्तित्व के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। गोदान उपन्यास का पात्र है गोबर, उसके व्यक्तित्व के संदर्भ में जो है असत्य कथन बताना है। देखते हैं, ऑप्शन ए, होरी और धनिया का बेटा है गोबर, जिसकी उम्र 16 साल है। उपन्यास के आरंभ में जो है 16 साल उम्र होती है, ठीक है। बी ऑप्शन देखेंगे, मुंह पर असंतोष और विद्रोह की भावना है। सी ऑप्शन है, सांवला लंबा गहरा युवक है। डी ऑप्शन है, लखनऊ में पहले अपना खोचा बनाता है, बाद में गन्ना मिल में नौकरी करता है। ई ऑप्शन है, कोई नहीं। तो राइट आंसर ई ऑप्शन ही होगा, कोई नहीं, ठीक है। कोई असत्य नहीं है, सभी जो है सत्य कथन है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को भारतीय जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? इनमें से किस उपन्यास को भारतीय जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गोदान उपन्यास को। आगे देखिए अगला प्रश्न, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। पहला ऑप्शन देखेंगे, डॉक्टर गोपाल राम इसे हिंदी का पहला उपन्यास नहीं मानते। बी ऑप्शन है, यह उपन्यास 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ है। सी ऑप्शन है, इस उपन्यास में पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। डी ऑप्शन है, उपन्यास का अंत बंटवारे से होता है, जहां बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में दुकान और छोटे बेटे के हिस्से में मकान आता है, ठीक है। दौलत राम और जो है छोटा, इसका छोटा भाई जो होता है, ये दोनों किसके पुत्र होते हैं? तो सरो सुखलाल के पुत्र होते हैं, ठीक है। मुख्य पात्र है सरो सुखलाल देवरानी जेठानी की कहानी में, ठीक है। बहुत छोटी सी कहानी है, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? देखेंगे, डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास नहीं मानते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं लिख दिया है,
तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर गोपाल राय जो है हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी कहानी को ही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए है लाला सर्वसुखलाल मेरठ का अग्रवाल बनिया है। ऑप्शन बी है दौलत राम लाला सर्वसुखलाल का बड़ा बेटा है और अपने पिता का व्यवसाय में सहयोग करता है। सी ऑप्शन है सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी है। ज्ञानो दौलत राम की पत्नी और घर की जेठानी है, या अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की है। ये ऑप्शन है उपयुक्त सभी। और ज्ञानो जो है जेठानी होती है और इसकी देवरानी का क्या नाम होता है, आनंदी। ठीक है, जो पढ़ी लिखी होती है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी कथन जो है सत्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो तमस का है 1973, मैला आंचल का है 1968, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा 1946, शेखर एक जीवनी 1940। ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहले आएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, मानस का हंस उपन्यास कुल कितने अंकों में विभाजित है। मानस का हंस जो उपन्यास है कुल कितने अंकों में विभाजित है, बताइए। इकतीस अंक। ठीक है, 31 अंकों में विभाजित है मानस का हंस उपन्यास। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। पार्वती जो पात्र है वो है मानस का हंस उपन्यास से। ठीक है, कनक झूठा सच। ठीक है, सभी जो है महिला पात्र हैं। यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था निम्नलिखित महिला पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सभी महिला पात्र हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आप लोग ध्यान रखेंगे। बेला राग दरबारी उपन्यास की अकेली पात्र है बेला। विंद्रोई जिंदगी नामा, ठीक है, विंद्रोई जिंदगी नामा उपन्यास की पात्र है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2 3 4 1। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। महिला आंचल 1954 है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, 1968 बताया था शायद मैंने, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, राग दरबारी उपन्यास के कथनों पर विचार कीजिए। राग दरबारी उपन्यास के कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, यह उपन्यास स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। ऑप्शन बी है, इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन सी है, यह उपन्यास 35 अंशों में विभक्त रिपोर्टाज शैली में रचित है। डी ऑप्शन है, यह उपन्यास आत्मपरक शैली में लिखा गया है। इनमें से कौन सा असत्य कथन है ये बताइए। ठीक है, असत्य बताना है, असत्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह उपन्यास आत्मपरक शैली में नहीं लिखा गया है, व्यंग्य शैली में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, व्यंग्य शैली, है ना।
तो इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो असत्य बताना था, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र एमए करके लगभग 4 से 6 महीने के लिए छुट्टी पर शिवपालगंज आया था? रूपन, रंगनाथ, मिस्टर खन्ना या बंदी पहलवान? बताइए इनमें से कौन सा पात्र जो है राग दरबारी उपन्यास का कौन सा पात्र एमए करके लगभग 5 से 6 महीने के लिए छुट्टियों पर आया था? वो था रंगनाथ। ठीक है, रंगनाथ। अगला प्रश्न है, सच्चाई किस चिड़िया का नाम है? किस घोंसले में रहती है? कौन से जंगल में पाई जाती है? राग दरबारी उपन्यास या कथन किस पात्र का है? बताइए कौन कहता है सच्चाई किस चिड़िया का नाम है, किस घोंसले में रहती है, कौन से जंगल में पाई जाती है? राग दरबारी उपन्यास से यह कथन किस पात्र का है? राइट आंसर हो जाएगा रंगनाथ का। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास का नायक पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे रंगनाथ ही है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए है, इनका जन्म 1925 के अतरौली गांव लखनऊ में हुआ था। लखनऊ के अतरौली गांव में हुआ था, यूपी में। ठीक है, बी ऑप्शन है, 1909 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य के लिए अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। सी ऑप्शन है, श्रीलाल शुक्ल व्यंग लेखक शैली के रूप में प्रसिद्ध हैं। डी ऑप्शन है, विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए 1998 में व्यास सम्मान मिला था। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन जो है सही जवाब है। ठीक है, विश्रामपुर संत के लिए इनको जो है व्यास सम्मान मिला तो था, लेकिन 1998 ईस्वी में नहीं, 1999 में। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो हमें गलत ही बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, हम तो निमित्त हैं, करणहार तो ऊपर वाला है, उसकी नज़र रहे तो दुनिया का ज़रा ज़रा पुख्ता होगा। जिंदगी नामा उपन्यास से किस पात्र का ये कथन है? शाहजी का कथन है। ठीक है, ये कथन जो है शाहजी का है। ये सभी पात्र जो है जिंदगी नामा उपन्यास के हैं। शाहजी, साहनी, बड़े शाह, मेहरी, चाची मेहरी। ठीक है, मेहरी चाची, चाची मेहरी नहीं, मेहरी चाची। अगला प्रश्न है, कृष्ण जी जिस तरह परिवेश लेते हैं अपनी कृष्णा सोबती, ओहो एक मिनट रुक जाइए, कृष्णा सोबती रहेगा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा मेरे से। ठीक है, कृष्णा सोबती जी जिस तरह परिवेश लेती हैं अपनी कहानियों में, उसकी भाषा में एकदम परिवर्तन होता है। भाषा और परिवेश के अंदर वे अद्भुत सा संतुलन वे कायम करती हैं। कृष्णा सोबती के लिए यह कथन किसका है? धीरेन्द्र वर्मा का, निर्मल वर्मा का, कमलेश्वर का या जैनेन्द्र का? राइट आंसर क्या होगा? यह कथन निर्मल वर्मा जी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है कृष्णा सोबती के बारे में, ध्यान रखेंगे आप लोग। जिंदगी नामा उपन्यास में किस गांव की कथा वर्णित है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का? जिंदगी नामा उपन्यास में किस गांव की कथा वर्णित है? तो डेरा जट्टा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास में शाहजी गांव के क्या रहते हैं? जमींदार, थानेदार, जमींदार, साहूकार, इनमें से कोई नहीं। जिंदगी नामा उपन्यास के जो पात्र हैं शाहजी, वो गांव के क्या होते हैं? जमींदार होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती के उपन्यासों को जो है प्रकाशन वर्ष के हिसाब से यहाँ क्रम में लगाना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजमुखी अंधेरे। सूरजमुखी अंधेरे के इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। जिंदगी नामा 1979। दिलो दानिश 1993 है ना, 1993। और समय सरगम 2000।
ठीक है, ये रहा प्रकाशन वर्ष, आप लोग भी मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृष्णा सोबती की जितनी भी महिला उपन्यासकार हैं उनकी रचनाओं को आप लोग याद कर लीजिएगा प्रकाशन वर्ष के साथ। ठीक है ना। चलिए, ज़िंदगी नामा के संदर्भ में सही नहीं है, ज़िंदगी नामा उपन्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ये है, इसका कालखंड इस शताब्दी के पहले मोड़ पर खुलता है, इसका कालखंड शताब्दी के पहले मोड़ पर खुलता है। ठीक है। ऑप्शन बी है, इसका कथानक खेती की तरह फैला, सीधा सादा और धरती से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी है, कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान, जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन डी है, यह मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन ई है, यह कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इस कथन इसमें जो है सही नहीं है? ठीक है, इसमें दो ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, यह मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये गलत है। ठीक है, और यह कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास है। कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास ज़िंदगी नामा नहीं है। ठीक है, तो दो ऑप्शन है यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है ना। ऑप्शन में थोड़ा ई ऑप्शन यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था। ठीक है, ई ऑप्शन को काट दीजिए, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इनमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। शाहजी जमींदार थे, साहनी हिंदू परिवार की सहिष्णु महिला थी, कांसी शाह जो है शाहजी का छोटा भाई था, अजय शकुन पति पत्नी है। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से जो है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमींदार नहीं साहूकार थे। ठीक है, साहूकार, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जो वन लाइनर में भी प्रश्न है उनको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वन लाइनर इसलिए मैंने कर दिया अलग से ताकि आपको अलग से याद रहे, क्योंकि वहाँ पे जो एनटीए जो प्रश्न पूछेगा ना तो ज़्यादातर कथन में ही आता है। ठीक है, 90% कथन में आता है, एक आध प्रश्न आपको 3 से 4 प्रश्न आपको ऐसे डायरेक्ट वन लाइनर में मिलता है, लेकिन उस कथन में जो वन लाइनर करके ऑप्शन जो ऐसे दिया जाता है, ठीक है, जो ऐसे ऑप्शन रहता है ना 4-5 ऑप्शन जो होते हैं, उनमें जो कहीं ना कहीं आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ इनमें से कहीं ना कोई कथन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2-3 भी कथन, 2 भी पकड़ लिए आप तो सही आंसर आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हर बंदा अपने पिता का अवतार है, याद रखो अवतार वह जिसके मुंह माथा है, धड़ है, आगा है, पीछा है। मेरे बच्चों, अवतार वह जो धरती हल से जोतकर पानी से सींचता है, तृप्त करता है, बीज बोता है, फसलें उगाता है। यह कथन जो है किस उपन्यास से है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ज़िंदगी नामा। ठीक है, ज़िंदगी नामा, जहाँ पे ये कथन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, धरती को लेकर, खेत को लेकर जो है यहाँ पे फसलों को लेकर ज़्यादातर बात की गई है ज़िंदगी नामा उपन्यास में। ठीक है ना, तो इससे भी आप लोग पकड़ लीजिएगा राइट आंसर। ठीक, आगे देखिए, आपका बंटी उपन्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये टाइप करते समय मैंने बस लिख दिया है आपका बंटी के संदर्भ में सही नहीं है क्वेश्चन, लेकिन पूरा क्वेश्चन है आपका बंटी उपन्यास के संदर्भ में या संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका प्रकाशन वर्ष 1975 में तो नहीं है, 1971 में है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह मन्नू भंडारी द्वारा एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, यह 16 भागों में विभक्त है। उपन्यास का आरंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है।
ठीक है, तो सभी ऑप्शन सही हैं। प्रकाशन वर्ष आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका बंटी उपन्यास में मन्नू भंडारी के वक्तव्य का शीर्षक है जन्मपत्री, बंटी का जन्मपत्री, या बंटी के जन्म कुंडली, या बंटी का जन्म परिचय, या बंटी का जन्मदिन। तो जन्मपत्री है। ठीक है, ये जब आप भूमिका पढ़ेंगे तो पहले ही पता चलता है। आगे देखेंगे, आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। घबराना नहीं है, इत्मीनान के साथ आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। मैंने कहा है ना कि 13 के 13 उपन्यास आपका रिवाइज हो जाएगा, तो होगा पूरे प्रश्नों को, लेकिन आप लोग सॉल्व करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। अभी जितना ही आगे बढ़ेंगे उतना ही अच्छे से अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, सॉल्व करने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 3-4 प्रश्नों को आप लोगों ने सॉल्व किया और बंद कर दिया। तो देखिए, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आप लोगों का ही होगा, है ना। तो इसलिए मैं आप लोग एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो मेरी बात पे जो है गौर करिएगा, समझिएगा उसको। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। शकुन बंटी की माँ, अजय बंटी का पिता, मीरा अजय की दूसरी पत्नी, टीटू बंटी का सौतेला भाई। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है आ भी चुका है। सेम प्रश्न नहीं आया है, लेकिन इस तरह का प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, पिछले पेपर में दिसंबर में आया हुआ था। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टीटू जो है बंटी का सौतेला भाई नहीं होता है, दोस्त होता है। ठीक है, दोस्त होता है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा है। यह कथन जो है आपका बंटी उपन्यास से किसका है। अजय का, शकुन का, बंटी का, काली चाचा। ठीक है, काली चाचा। ऑप्शन यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, काली चाचा होगा यहाँ पे। ठीक है, काली चाचा। काली चाचा नहीं होगा, वकील चाचा होगा। मैं भी ना, वकील, काली चाचा तो पात्र ही नहीं है, वकील चाचा। ठीक है, तो राइट आंसर यही है, ऑप्शन डी, वकील चाचा का कथन है ये। ठीक है, किससे बोलते हैं। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा है, शकुन से बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है। अच्छा, क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है। यह कथन आपका बंटी उपन्यास से किसका है। अजय का, शकुन का, बंटी का, फूफी का। तो आप तो ऐसे ही पढ़े होंगे उपन्यास आपका बंटी, तो आपको पता ही चल जाएगा। बंटी तो ऐसा कह ही नहीं सकता, है ना। तो पहले ही कट गया। शकुन। ठीक है, शकुन कहती है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आपका बंटी उपन्यास की कथा वस्तु के संदर्भ में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है आवांछित तनाव से तलाक की समस्या। दूसरा ऑप्शन है शहरी जीवन के दिखावटी प्रेम का चित्रण है। दाम्पत्य तनाव का असर बच्चों पर यहाँ इसमें दिखाया गया है। ऑप्शन डी है दलित स्त्री का शोषण का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर क्या होगा। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है, लेकिन राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी ही है। ठीक है, दलित स्त्री का शोषण इसमें नहीं दिखाया गया आपका बंटी उपन्यास में। ठीक है ना, आगे देखिए अगला प्रश्न है। आपका बंटी स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज में बदले हुए स्त्री पुरुष संबंधों के परिप्रेक्ष्य में विच्छेद की त्रासदी को बच्चे की दृष्टि से देखने का प्रयास है। यह कथन किस आलोचक का है। नामवर सिंह का, गोपाल राय का, मधुरेश का, राजेंद्र यादव का। यह जो कथन है ये किस आलोचक का है। मधुरेश का है। ठीक है, राइट आंसर मधुरेश हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मन्नू भंडारी द्वारा लिखित पहला उपन्यास कौन सा है। आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान, यही सच।
एक इंच मुस्कान, ठीक है, पहला उपन्यास है एक इंच मुस्कान। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66। मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उसके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। यह कथन किस उपन्यासकार द्वारा कहा गया है? कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा, आपका बंटी, मन्नू भंडारी, जगदीश चंद्र, धरती धन्य अपना, शेखर एक जीवनी, अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय, शेखर एक जीवनी, ठीक है, यहाँ पे डैश रहेगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 66 का? सी हो जाएगा, ठीक है, जगदीश चंद्र, धरती धन्य अपना में यह कथन मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, धरती धन्य अपना के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? ऑप्शन ए है, यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव में एक दलित समाज पर केंद्रित है। बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन देखेंगे, इसका प्रकाशन वर्ष जो है सन 1972 में हुआ था। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखेंगे, इस उपन्यास के केंद्र में काली और ज्ञानों की प्रेम कथा है। बिल्कुल सही है। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं, या इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। नहीं, इस उपन्यास के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। ये ऑप्शन होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर नहीं है। ये नाम पे आप लोग ज़रा गौर करिएगा, सिर्फ जगदीश चंद्र हैं, ठीक है, माथुर हटा दीजिए, ठीक है। माथुर जहाँ भी आपने टिक किया गलत हो जाएगा। इसलिए देखिए पेपर में क्या है, हम कठिन प्रश्नों को ज़्यादातर मैं भी देखिए पेपर सॉल्व कराती हूँ, तो कठिन जितने होते हैं उस पर ज़्यादा मेरा ध्यान होता है ना। और आसान प्रश्न मुझे तो आता ही रहता है, लेकिन उस समय जब सॉल्व कराती हूँ तो थोड़ा सा प्रेशर तो माइंड में रहता ही है कि कहीं मुझसे भूले ना, हाँ, कहीं कोई गलती ना हो। लेकिन वो छोटा सा जो माइनर सा मिस्टेक हो जाता है, जैसे अभी कल के पेपर में भी मैंने जो प्रकाशन वर्ष बताया था, राग दरबारी का 1968 है, तो मैंने मैला आंचल का बता दिया था, ठीक है, मैला आंचल का जबकि 1954 है, ठीक है। लेकिन फिर उसको दोबारा मैंने सही किया, है ना। तो एक बहुत आसान प्रश्न जो है ऐसे ही गलत हो जाता है। तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि ध्यान से एक एक ऑप्शन को पढ़ के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और इस बार तो ऑफलाइन पेपर है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कत होगी, ऐसा मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, जगदीश चंद्र द्वारा लिखित पहला उपन्यास, यादों का पहाड़, धरती धन्य अपना, नरकुंड में वास, लाट की वापसी। सभी उपन्यास जगदीश चंद्र का है, ठीक है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 68 का? राइट आंसर हो जाएगा नरक कुंड में वास, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन हो गया, देखिए, ठीक है, नरक कुंड में वास होगा या यादों का पहाड़? नहीं, नरक कुंड में वास ही होगा, ठीक है, पहला उपन्यास है इनका, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जगदीश चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास, पहला उपन्यास, ठीक है ना, नरक कुंड में वास राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। जगदीश चंद्र के किस उपन्यास को धरती धन्य अपना का विस्तार माना जाता है? जमीन तो अपनी थी, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, कभी न छोड़ो खेत। राइट आंसर क्या होगा? एक मिनट रुक जाइए, इसका ऑप्शन जो है यादों का पहाड़ होगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरक कुंड में वास, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, जगदीश चंद्र के किस उपन्यास को धरती धन्य न अपना का विस्तार माना जाता है? तो नरक कुंड में वास को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, धरती धन्य अपना उपन्यास जगदीश चंद्र ने किसको समर्पित किया है? सोम आनंद को,
देवानंद को, काली को, दलित समाज को। तो सोम आनंद को जो है समर्पित किया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, मैं तो ज़मीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किस उपन्यास से? धरती धन्य अपना। ठीक है, काली का है, ज्ञानों का है, चौधरी का है या जस्सों का है? ये सभी पात्र धरती धन्य अपना उपन्यास के हैं, तो पात्रों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली का। ठीक है, काली का कथन है, मुख्य पात्र है काली। ठीक है, धरती धन्य अपना उपन्यास का। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती ककड़ी की ही तरह है, जिसमें से सिर्फ धुआं निकलता है। वह आंखों में आंसू तो ला देता है लेकिन गरमाइश नहीं पहुंचाता। यह कथन किसका है? धरती धन्य अपना उपन्यास से। यह कथन किसका है? मिस्त्री का कथन है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ऊंट का सुई के सुराख से गुजर हो सकता है लेकिन धनवान का स्वर्ग में गुजर मुमकिन नहीं। यह कथन किसका है? धरती धन्य अपना उपन्यास से यह कथन किसका है? ये मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने उपन्यास का नाम, लेकिन मैं बता रही हूँ तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा पादरी का कथन है। ठीक है, पादरी। आगे देखिए अगला प्रश्न, जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है उसी तरह बड़ा ये तब का हटा दीजिए, उसी तरह बड़ा छोटे, एक मिनट रुक जाइए, जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है उसी तरह बड़ा तबका हो गया, तबका छोटे तबके को एक्सप्लॉइट करता है। यह कथन किसका है? ये भी जगदीश चंद्र की रचना जो है उपन्यास धरती धन्य अपना उसी से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशन दास। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, धरती धन्य अपना के लेखक का ननिहाल किस गांव में है? धरती धन्य अपना के लेखक का ननिहाल किस गांव में है? रल्हन। ठीक है, पंजाब, रल्हन। अगला प्रश्न है, धरती धन्य अपना की विषय वस्तु नहीं है, और ये ऑप्शन ए है छुआछूत और अपमानित मानवता, ऑप्शन बी है दलित स्त्री शोषण, ऑप्शन सी है जाति व्यवस्था का धार्मिक आधार, ऑप्शन डी है देश विभाजन। तो देश विभाजन का तो इसमें कहीं भी जिक्र किया नहीं गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, फरीश्वरनाथ रेणु के संबंध में सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए है इन्हें प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी देखेंगे, इनका जन्म 4 मार्च 1922 पूर्णिया बिहार और मृत्यु 1977 पटना बिहार में हुआ था। ऑप्शन सी है इनका प्रथम उपन्यास मैला आंचल है। इनका अपूर्ण उपन्यास राम रतन राय है। बताइए, फरीश्वरनाथ रेणु के संबंध में सत्य कथन नहीं है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमने पढ़ लिया। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ज़रा सा माइनर से यहाँ पे गलती है, इनका जन्म जो है 1922 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1921 में। ठीक है, 4 मार्च 1921 पूर्णिया बिहार, और मृत्यु जो है 1977 पटना बिहार में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए जो है ये राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, बाकी सभी जो है ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है ना, इनका अपूर्ण उपन्यास राम रतन राय है और सबसे पहला उपन्यास मैला आंचल। आगे देखिए अगला प्रश्न, फरीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं।
ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। परती परिकथा सबसे पहले आएगा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957, 1957। उसके बाद आएगा जुलूस, ठीक है, जुलूस का प्रकाशन वर्ष है 1965, 1965। फिर आएगा कितने चौराहे, 1966। फिर आएगा राम रतन राय, इसका प्रकाशन वर्ष है 1977, ठीक है। परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, राम रतन राय, ठीक है। ये क्रम है प्रकाशन वर्ष के अनुसार, मैंने लगा दिया है, प्रकाशन वर्ष भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर आ गया दीर्घ तपा, ठीक है, परती परिकथा के बाद दीर्घ तपा आता है, फिर जुलूस आता है, तो उसको मैंने हटा दिया, स्किप कर दिया। उसके आगे जुलूस है तो इसी को लेंगे ना। तो परती परिकथा के बाद अगर दीर्घ तपा आता है तो परती परिकथा के बाद जो है दीर्घ तपा आएगा, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रेणु जी के मैला आंचल उपन्यास में किस त्योहार से संबंधित गीत है? हरीश्वरनाथ रेणु का जो उपन्यास है मैला आंचल, इस उपन्यास में किस त्योहार से संबंधित गीत गाया गया है? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा होली, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मैला आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि मेरीगंज में किसके सहयोग से चरखा सेंटर खुला था? कांग्रेस पार्टी की सहायता से, कम्युनिस्ट पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से जो है चरखा सेंटर खुलता है, पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास में कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत साथ रखता है? रामदास, सेवादास, लक्ष्मी, ठीक है, या ममता? ममता कौन होती है? डॉक्टर प्रशांत की दोस्त होती है ना। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ममता, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैला आंचल तो ऐसा उपन्यास है कि उस उपन्यास से कम 300 से 400 प्रश्न बन सकते हैं, है ना। अगर वन लाइनर प्रश्न बनाए जाए तो 300 से, मेरे ख्याल से 300 से ऊपर ही प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ममता ने कमला के पुत्र को क्या नाम दिया था? कमला कौन होती है? डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका होती है, तो इनके पुत्र का नाम क्या देती है वो? कुमार नीलोत्पल, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखिए अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गाँव को केंद्र बनाया गया है। यह गाँव तैराहट स्टेशन से 7 कोस पूरब, ठीक है, 7 कोस पूरब स्थित है। ऑप्शन सी है, गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा बहती है। ऑप्शन डी है, मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 में हुआ था। ऑप्शन ई है, इसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, आश्रमों का पाखंड भी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए ऑनलाइनर में भी आ सकता है कि इनमें से किस उपन्यास में जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, आश्रमों का पाखंड का उल्लेख है या दिखाया गया है, तो वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मैला आंचल। लेकिन इसको मैंने कथन में दिया है प्रश्न में, तो आप लोग इसमें से राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर आप लोग जो है चूज़ कर लिए होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा बहती है, ठीक है, पश्चिम में नहीं पूरब में, ठीक है, पूरब में, और कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरीगंज गांव में मुख्यतः 3 दल हैं, निम्नलिखित में से सही संबंध है? ए ऑप्शन है, राजपूतों के मुखिया राम कृपाल सिंह हैं, कायस्थों की टोली में जो है विश्वनाथ प्रसाद हैं, यादवों के राम खिलावन यादव हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही हैं, ठीक है। राजपूतों की जो टोली होती है उसके मुखिया राम कृपाल सिंह होते हैं, बिल्कुल सही है। कायस्थों की
टोली जो होती है उसके मुखिया जो है विश्वनाथ प्रसाद हैं और यादव टोली के जो है रामखिलावन यादव रहते हैं। ठीक है, तीनों का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता बालदेव, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, सोशलिस्ट पार्टी कालीचरण, अंबेडकर वादी बावनदास। ये सभी महिला आंचल उपन्यास से जो है, यहाँ प्रश्न होना चाहिए महिला आंचल उपन्यास से संबंधित जो है इनमें से सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंबेडकरवादी जो है, बावनदास अंबेडकरवादी नहीं होता है, गांधीवादी होता है। ठीक है, गांधीवादी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में 44 परिच्छेद और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। ऑप्शन बी, परिच्छेद 24 में भवभूति की रचना के पात्र मालती माधव का जिक्र है। ठीक है, प्रथम खंड के 24वें परिच्छेद में मालती माधव का जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। परिच्छेद 27 में पंत की कविता भारत माता, ठीक है, भारत माता का जिक्र है। ऑप्शन डी है जोतकी, ठीक है, पात्र है महिला आंचल का जोतकी। जोतकी नामक चरित्र, नामक होगा, जोतकी नामक चरित्र तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। ऑप्शन ई है, इस उपन्यास में गांव के सभी एक जाति और एक टोली में के लोग रहते हैं। यानी महिला आंचल उपन्यास जो उसमें गांव जो है मेरीगंज गांव, उसमें जो है सभी एक जाति के लोग रहते हैं, एक जाति और एक टोली के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, क्योंकि इस उपन्यास में जो गांव है सभी जाति अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और अलग अलग टोली भी होती है उनकी। ठीक है, तो ऑप्शन ई बिल्कुल सही जवाब है। बाकी सभी सही हैं, एक एक ऑप्शन को आप लोग गौरपूर्वक ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सही है। 1 लाइनर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, महिला आंचल उपन्यास में पूछा जाए कितने खंड में है, 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में 44 दृश्य है, दूसरे खंड में 23 दृश्य है। ठीक है, दृश्य कह रही हूँ, परिच्छेद है। ठीक है, अब परिच्छेद 24 में भवभूति की रचना के पात्र मालती माधव का जिक्र किया गया है। परिच्छेद 27 में पंत की कविता भारत माता का उल्लेख है। ठीक है, जोतकी नामक पात्र जो है वो तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। किसमें, तो पहले ही खंड में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, महिला आंचल में वर्णित कौन सी घटना प्रतीकात्मक है। वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी का रोना, बावनदास की हत्या होना, बालदेव का महंत बन जाना या नागा बाबा को पीटा जाना। इनमें से जो है कौन सी घटना प्रतीकात्मक घटना है बताइए। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बावनदास की हत्या होना। आगे देखिए अगला प्रश्न, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। यह कथन किसका है महिला आंचल से। राइट आंसर क्या होगा। यह कथन किसका है, यह कथन कई बार पूछा भी गया है, डॉक्टर प्रशांत का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूँगा ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। यह कथन महिला आंचल से किस पात्र का है, बावनदास का, विश्वनाथ का, डॉक्टर प्रशांत का या कमली का। राइट आंसर क्या होगा। प्रशांत का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, इसमें जमींदार है, सेठ लोग हैं और पाशंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लिया जाता है। महिला आंचल उपन्यास से यह कथन किसका है, बावनदास का, विश्वनाथ का, डॉक्टर प्रशांत का या बालदेव का। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालदेव का कथन है ये।
आगे चलिए, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमला और सुमति दास, हरिगौरी सिंह और मंगला देवी। इनमें से जो है कौन सा पात्र महिला आंचल का नहीं है? तो श्रीधर और सरस्वती जो है ये नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन दूसरा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि श्रीधर और सरस्वती किस उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, ज़रूर बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, महिला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहते हैं? कैंसर के विषय में, तपेदिक के विषय में, हृदय रोग के संबंध में, या मलेरिया तथा काला आजार के संबंध में? तो आप सभी को पता ही है, मलेरिया और काला आजार के संबंध में जो है रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं, मादल नाच रही है, तुम भी नाचो। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास से ली गई हैं? ये पंक्ति किस उपन्यास से ली गई है? अब आषाढ़ के बादल, आषाढ़ देखकर ये मत आप लोग सोच लीजिएगा कि आषाढ़ का एक दिन, क्योंकि ये नाटक है। ठीक है, महिला आंचल से ही ये पंक्ति जो है ली गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, महिला आंचल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जाति के बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जाति में हैं, यही तो राजनीति है। महिला आंचल उपन्यास से यह कथन किसका है? कालीचरण का, बालदेव का, बावन दास का, हरगौरी का? देखिए, मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि टाइम से बस आप लोग रिवीजन करिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना खींचे ताकि आप लोग का भी टाइम बचे, है ना। राइट आंसर हो जाएगा बालदेव। बालदेव का कथन है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली में पहचाना जाता है। महिला आंचल से यह कथन किस पात्र का है? महिला आंचल उपन्यास से यह कथन किस पात्र का है? महंत सेवादास का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महंत होगा। ठीक है, महंत सेवादास। अगला प्रश्न है, महिला आंचल में कालीचरण किस पार्टी के सक्रिय सदस्य था? बहुत सारे पात्र हैं महिला आंचल में। महिला आंचल उपन्यास में कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य रहता है? सोशलिस्ट पार्टी का। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी का। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सुख दुख तो बहुधा आदमी की मानसिक प्रवृत्ति और शरीर की शक्ति के अधीन है। एक बात 101 मनुष्य को अत्यंत दुख और क्लेश होता है, वही दूसरे को खेल तमाशे जैसी लगती है, इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम मालूम होता। यह कथन किसका है? यह कथन जो है एक मिनट रुक जाइए। यह कथन परीक्षा गुरु उपन्यास से किस पात्र का है? ठीक है, परीक्षा गुरु उपन्यास से। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास से जो है किस पात्र का ये कथन है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंशी चुन्नीलाल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन मुंशी चुन्नीलाल होगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के मुख्य नायक मदन मोहन के कुमित्रों में शामिल नहीं है। ठीक है, मदन मोहन के मित्र होते हैं, उनमें कुमित्रों में जो है इनमें से कौन सा मित्र शामिल नहीं है? ब्रजकिशोर, शंभुदयाल, चुन्नीलाल, बैजनाथ। तो ब्रजकिशोर नहीं है। ठीक है, ब्रजकिशोर तो इनका हितैषी होता है, इसी की वजह से इनका उद्धार होता है ना। आगे देखिए, परीक्षा गुरु में कितने प्रकरण हैं? परीक्षा गुरु में कितने प्रकरण हैं? 41 प्रकरण है। ठीक है, आगे चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। जो बात 100 बार समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है,
और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। यह कथन परीक्षा गुरु उपन्यास से किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। ठीक है, लेखक हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। प्रकाशन वर्ष है इसका, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882 है ना, 1882। आगे देखिए अगला प्रश्न, जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेलने के बाद किसके प्रयत्न से लाला मदन मोहन सही रास्ते पर आ जाते हैं? तो वही अपने दोस्त के प्रयास से, ब्रजकिशोर। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के संदर्भ में सही नहीं है। परीक्षा गुरु उपन्यास के संदर्भ में सही कथन नहीं है। ऑप्शन ए, इस उपन्यास में काशी के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन का स्वाभाविक चित्र उतारा गया है। ऑप्शन बी है, उसका जीवन झूठे खुशामदियों के बीच भोग विलास में व्यतीत होता है। ऑप्शन सी है, उनके मित्र लाला ब्रजकिशोर वकील हैं। ऑप्शन डी है, इसकी रचना संस्कृत अथवा फारसी अरबी की कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल में हुई है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें जो है सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस उपन्यास में काशी के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन की स्वाभाविक चित्र उतारा गया। तो ये काशी शहर नहीं है, दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली शहर का जिक्र है परीक्षा गुरु उपन्यास में, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी की अंतर वस्तु में शामिल नहीं है। बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों का आभूषण प्रियता या उपरोक्त सभी? शामिल नहीं है, शामिल है। ठीक है, नहीं पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशपाल का उपन्यास झूठा सच हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है। इसमें विभाजन की त्रासदी को व्यापक फलक पर प्रस्तुत किया गया है। यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? झूठा सच उपन्यास से जो है के बारे में यह कथन है। ठीक है, सॉरी, झूठा सच उपन्यास के जो राइटर हैं, लेखक हैं यशपाल, उनके बारे में यह कथन है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, काशीनाथ सिंह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सभी प्रश्न। आगे देखिए अगला प्रश्न, इस उपन्यास के यथेष्ट करुणा है, भयानक और विभत्स दृश्यों की कोई कमी नहीं। श्रृंगार रस को यथासंभव मूल कथा वस्तु की सीमाओं में बांध कर रखा गया है। हास्य और व्यंग्य ने कथा को रोचक बनाया है और उपन्यासकार के उद्देश्य को निखारा है। झूठा सच उपन्यास के संदर्भ में किस आलोचक का यह कथन है? रामविलास शर्मा का कथन है ये। ठीक है, रामविलास शर्मा का कथन वैसे बड़ा ही होता है, जब समझ जाइए 3 से 4 लाइन का कथन है तो रामविलास शर्मा का ही है ज़्यादातर। ठीक है, आगे देखेंगे, यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि झूठा सच हिंदी का सर्वोत्तम कृष्ण यथार्थवादी उपन्यास है। झूठा सच उपन्यास कला की कसौटी पर खरा उतरता ही है, पाठकों के मनोरंजन की दृष्टि से भी सफल हुआ है। यह बात जो है किस पत्रिका में 1959 में छपा था? यह कथन जो है किस पत्रिका में 1959 में छपा था? राइट आंसर क्या होगा? नवनीत पत्रिका में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं, निम्न में से झूठा सच उपन्यास का पात्र जयदेवपुरी के प्रेमिका का क्या नाम है? ठीक है, जयदेवपुरी झूठा सच उपन्यास का पात्र है। तारा भी है, कनक भी है, श्यामा भी है, राधा नहीं है। काट दीजिए राधा को, इन तीनों में बताइए। ठीक है, कनक है। ठीक है, जयदेवपुरी की प्रेमिका होती है कनक, और तारा जो है, तारा इनकी बहन होती है, जयदेवपुरी की बहन होती है तारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से झूठा सच उपन्यास के पात्र नहीं है, तो पहले ही मैंने बता दिया राधा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, सच को कल्पना में रंगकर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता।
झूठा सच उपन्यास से किस आलोचक का यह कथन है? झूठा सच उपन्यास से किस आलोचक का यह कथन है? बस 4-5 क्वेश्चन और हैं, आप लोग धैर्य से बने रहिएगा। राइट आंसर हो जाएगा यशपाल, खुद यशपाल जी का कथन है ये। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन झूठा सच उपन्यास के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है संपूर्ण कथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। पहले भाग के सांप्रदायिक दंगों का चित्रण किया गया है। पहले भाग में सांप्रदायिक दंगों का चित्रण है। ऑप्शन सी है दूसरे भाग की कथा विभाजन के बाद की है। ऑप्शन डी है संपूर्ण कथा कल्पनात्मक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण कथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है नहीं। संपूर्ण कथा जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखी गई है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2 भाग हैं, आप सभी को पता है झूठा सच उपन्यास के 2 भाग हैं, ठीक है ना। तो पहले भाग में सांप्रदायिक दंगों का चित्रण का उल्लेख है, दूसरे भाग में कथा विभाजन के बाद का है। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है झूठा सच उपन्यास का पहले भाग की कथा किस शहर को केंद्र में बनाकर लिखा गया है? अब झूठा सच उपन्यास का जो पहला भाग है उसमें जो किस शहर का उल्लेख मिलता है, तो लाहौर का। ठीक है, लाहौर, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है झूठा सच के उपन्यास के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है पहला भाग वतन और देश है, दूसरा भाग देश का भविष्य है। सी ऑप्शन है प्रकाशन वर्ष 1958 और यानी यहाँ पे होना चाहिए प्रकाशन वर्ष पहले भाग का 1958, दूसरे भाग का 1960। ठीक है, डी ऑप्शन है यशपाल का पहला उपन्यास है ये। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 112 का? तो यशपाल का पहला उपन्यास ये नहीं है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। पहले भाग का नाम वतन और देश, दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य। ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, 58 है, 60 है। अगला प्रश्न है यशपाल का पहला उपन्यास। यशपाल का पहला उपन्यास हो जाएगा दादा कामरेड। अब इनके उपन्यास को आप लोग ट्रिक से ऐसे याद कर लीजिएगा कि दादा कामरेड जो है देशद्रोही हो गए हैं। ठीक है, दादा कामरेड देशद्रोही हो गए हैं क्योंकि वो दिव्या के पार्टी कामरेड हो गए हैं। ठीक है, ऐसे क्रम में है, बिल्कुल क्रम में बता रही हूँ मैं। ठीक है, ऐसे याद करिएगा, दादा कामरेड देशद्रोही हो गए हैं क्योंकि वो दिव्या के पार्टी कामरेड हो गए हैं। तभी जो है वहाँ पे एक अमिता आती है। ठीक है, अमिता आती है, वो झूठा सच भाग 1 और झूठा सच भाग 2, झूठा सच भाग 1 झूठा सच भाग 2 बोलती रहती है। ठीक है, कितने 1 घंटे तक, 12 घंटे तक। ठीक है, 12 घंटे ऐसे ही है, 12 घंटे तक एक झूठा सच भाग 1 झूठा सच भाग 2 बोलती रहती है। ठीक है, ऐसे क्रम में मैं बता रही हूँ, तो आप लोग, लेकिन ये 4 जो स्टार्टिंग में बताया वो तो बिल्कुल क्रम में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यशपाल को 1970 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, पद्म भूषण। पद्म भूषण से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न था, 114 प्रश्न टोटल थे, जो कल की क्लास में मैंने 50 ही सॉल्व कराया था, लेकिन कल बताया था मैंने आप लोगों को कि प्रश्न जो है 10 या 20 एक्स्ट्रा भी होंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास में शायद हो सकता है जिस पर भी मैं प्रश्न बना रही हूँ अगर तैयार हो गया, चाहे वो कविता हो, कहानी हो या नाटक हो, जिस पे मैं रेडी हो जाएगा क्वेश्चन, उस पे जो है 100 प्रश्नों को कराऊंगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है।